उसी टाइम पे जो ब्लड है वो CO2 कि यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वेओलाई के अंदर उनको रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स लेकर ऑक्सीजन लेना, CO2 वापस करना, O2 CO2 O2 CO2। Hello students, I am Simran and I welcome you to Zoo AI, your ultimate study co-pilot. In this video, we are discussing about the human respiratory system. We have already started life processes chapter and now we are discussing human respiratory system. ठीक, अब स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज अभी तक आपको पता था, जो रेस्पिरेशन हो रही है उससे हमें एनर्जी रिलीज हो रही है हर एक प्रोसेस से, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे सेल को चाहिए सो दैट वो फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करे हमारी बॉडी के अंदर, राइट। अब जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम रिलीज आउट करते हैं तो CO2 बाहर आ रही है, इसका मतलब कुछ रिएक्शन पार्ट हो रहा है उसके अंदर कि हम रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो CO2 रिलीज आउट हो रहा है, राइट। अब आप ये भी आपको पता होगा कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तब वो लंग्स के थ्रू पास आउट होती है ऑक्सीजन, राइट। बट हम बड़े हो गए, राइट, तो हमें हर एक कॉन्सेप्ट का इसका पाथ चाहिए कि ऑक्सीजन कहाँ से एंटर हो रही है, कहां से पास आउट कर रही है, देन उसके बाद क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं और ये लंग्स में जा रही है। सो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो मेन ऑर्गन्स इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है, दैट इज नोज, राइट। सेकेंड इज नेसल कैविटी या नेसल पैसेज, देन ट्रैकिया, then bronchi, lungs and diaphragm. I think इतनी चीज क्लियर। देन उसके बाद जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नोज से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से हो रहा है, नोज से हो रहा है, तो नोज से स्टार्ट किया। देन जो एयर है रेस्पिरेशन के लिए वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, कहाँ से, नॉस्ट्रिल से जाती है, और कहां से, प्रेजेंट इन द नोज में होते हैं, राइट। देन उसके बाद ये जाती है नेसल पैसेज यानी कि नेसल कैविटी। इट मींस सबसे पहले इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ थ्रू नोज, नोज के अंदर नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट है और नोस्ट्रिल्स में नेसल पैसेज या नेसल कैविटी प्रेजेंट है। अब उसके अंदर देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। अब जब हम नेसल कैविटी की बात करते हैं ना तो इसमें बहुत ही फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं, और अदर इज म्यूकस। अब इनका फंक्शन क्या होता है, क्यों थिन और फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं, क्यों म्यूकस इसमें प्रेजेंट होता है, इनका फंक्शन क्या है। सो जो फाइन हेयर्स होता है उसमें ट्रैप कर लेता कोई भी अगर हमारे पास इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, ट्रैप एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन एयर, राइट। और म्यूकस का क्या काम है, क्लीनिंग ऑफ एयर करता है, ठीक। देन उसके बाद नेसल पैसेज का काम ओवर हो गया, यानी कि अब ये कहां पर जाएगी, एयर फेरिंग्स में चली जाएगी। और फेरिंग्स ना, अगर आप मुंह खोलोगे तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे फेरिंग्स दिखेगा, ठीक है। तो फ्रॉम नेसल पैसेज एयर गोज टू फेरिंग्स, और यानी कि हमारा जब भी नेसल कैविटी होता है और नेसल पैसेज होता है वो थोड़ा छोटा सा होता है, और जैसे वो फेरिंग्स में आता है थोड़ा सा इलेबोरेट हो जाता है, यानी कि और एक्सटेंड हो जाता है और थोड़ा मोटा हो जाता है उस चीज में। तो नेसल पैसेज जो कि थोड़ा छोटा सा पाइप था हम बोल सकते हैं, और फिर उसके बाद फेरिंग्स आता है जो थोड़ा मोटा पाइप है। तो फ्रॉम नेसल पैसेज एयर गोज इनटू फेरिंग्स एंड देन गोज इनटू विंड पाइप, और विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। तो सबसे पहले एयर एंटर करा नोज से, नोज में नोस्ट्रिल्स है, एंड नोस्ट्रिल के बाद वो नेसल कैविटी और नेसल पैसेज हमारा प्रेजेंट है, राइट। अब नेसल पैसेज के अंदर हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट है, एक फाइन हेयर, अदर इज म्यूकस। फाइन एयर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो किसमें, एयर में, वो ट्रैप करेगी, और सेम म्यूकस भी क्लीनिंग ऑफ एयर में ही हेल्प करता है। देन उसके बाद क्या होता है, नेसल कैविटी से या नेसल पैसेज से जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, वो कहाँ जाती है, फेरिंग्स में जाती है। देन फेरिंग से वो ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में चली जाती है। अब उसके बाद क्या, अभी हमने ये चीज पढ़ लिया था कि फेरिंग से ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में जा रही है कौन, एयर। फेरिंग्स एंड ट्रैकिया को कंबाइन हम थ्रोट बोलते हैं, और उसके बाद द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन
थ्रॉट, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है थ्रॉट में। क्या करती है वो, अगर वो ना हो तो एयर पैसेज कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है वो अगर एयर नहीं भी आ रही है तो उसको कोलैप्स होने नहीं देगा। अगर सपोज एक नर्व है और एक नर्व कोलैप्स होगी तो एयर आने के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है ना, तो वो इंश्योर करता है, कौन, रिंग ऑफ कार्टिलेज इंश्योर करता है कि मैं कोलैप्स नहीं होने दूंगा, किसको, विंड पाइप को। देन अब क्या होगा, अब थ्रॉट से एयर जो है वो लंग्स पे अब आती है, और हमें क्या पता था, नोज से गई लंग्स में आ गई, राइट। और हमें यही पता था नोज से पास आउट हो रही है देन लंग्स में आ रही है, और उसके बीच हमने कितने सारे स्टेप्स पढ़े, राइट। तो जैसे बड़े होते जाओगे इसके और भी प्रोसेसेस आते जाएंगे। तो जैसे ही थ्रॉट पे गया, लंग्स पे रीच किया, और विद इन द लंग्स जो एयर पैसेज होता है वो छोटा छोटा और छोटा डिवाइड होने लग जाता है। क्यों होता है अभी देखते हैं। द एयर पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, और उनको क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। अब ये ब्रोंक्यूल्स विच फाइनली टर्मिनेट टू अ बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको एल्वियोलाई बोला जाता है। इसका मतलब लंग्स के पास डिवीजन हुआ बहुत सारी स्मॉलर ट्यूब्स का, उनको ब्रोंक्यूल्स बोला गया, राइट। अब ये ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट होते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। अभी एल्वियोलाई का क्या काम होता है अभी देखते हैं। जो एल्वियोलाई है वो लार्जेस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करता फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि O2 से CO2 हो जाए, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये मदद करवा रहा है, क्योंकि जो एल्वियोलाई है ना उसके पास मिलियंस ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि सबसे पहले टेक प्लेस walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels, right. The presence of millions of alveoli in the lungs provides a very larger surface area for the exchange of gases, right. Again repeat करते हैं, nose से nostrils, nostril से nasal passage, नेसल पैसेज में दो चीजें प्रेजेंट, वन इज हेयर, सेकेंड इज म्यूकस, जो कि दोनों का ही सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर रोल है, क्या, इम्प्योरिटी जो भी प्रेजेंस होगी उसको एलिमिनेट करने का, ट्रैप करने का, राइट। देन उसके बाद वो कहाँ जा रही है, ट्रैकिया में जा रही है, राइट, फेरिंग्स से ट्रैकिया, और इन दोनों फेरिंग्स और ट्रैकिया को कंबाइंड थ्रॉट बोलते हैं। थ्रॉट के पास रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है जो कि क्या काम करती है, कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। देन उसके बाद जो एयर है वो लंग्स में जाती है, लंग्स डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो ट्यूब है वो डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में, और एट लास्ट जब ब्रोंक्यूल टर्मिनेट होता है उसके पास एक बलून लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। अब उस एल्वियोलाई के पास बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। अब वो क्या काम करते हैं, जिस वजह से मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई एक लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो जाए, राइट। अभी तक कोई इशू। अब क्या हो रहा है, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं एयर, राइट, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जो डायफ्राग्राम होता है जो कि रिब से अटैच होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड हो जाती है। द डायफ्राग्राम ऑफ मसल अटैच टू रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, और उसी वजह से जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड हो जाती है। इसका मतलब क्या, बिकॉज ऑफ दिस, इसलिए जो एयर हो जाती है वो लंग्स के अंदर भर जाती है, और फिर उसके बाद जो हमारी एल्वियोलाई है वो एक्सपेंड हो जाती है, यानी कि एल्वियोलाई के अंदर O2 प्रेजेंस हो जाती है। देन उसके बाद उसी टाइम पीरियड में जो ब्लड है वो CO2 लेकर आता है बॉडी से, उसी टाइम पे जो ब्लड है वो CO2 लेके आता है फ्रॉम आ बॉडी, देन उसके बाद ये एल्वियोलाई के अंदर रिलीज करता है CO2। अब O2 ऑलरेडी एल्वियोलाई सैक के अंदर प्रेजेंट है, राइट। अभी हमने देखा कि O2 हमारा एक्सपेंड करवा चुका है एल्वियोलाई के, इसका मतलब कि एल्वियोलाई के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब CO2 फ्रॉम द बॉडी एल्वियोलाई पे आ रही है और वहां पे CO2 देती है, और जो ब्लड वेसल्स एल्वियोलाई के प्रेजेंस है वो O2 लेके जाते हैं और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसका समझ आया कि यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई के अंदर ही हो रही है, यानी कि CO2 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी आ रहा है एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो ऑक्सीजन इसी के पास आएगा, और जो ब्लड वेसल
अभी हमने देखा था ना, बहुत ह्यूज एक्सटेंसिव नेटवर्क प्रेजेंट है एल्वेलॉय के अंदर, जिसके पास ऑक्सीजन फिलअप हो चुकी है, राइट। अब CO2 जब आएगा तो CO2 एल्वेलॉय के पास छोड़ देगा और ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स लेके चले जाएंगे और बॉडी को दे देंगे। सो यही है कि जो ऑक्सीजन है इन द एल्वेलॉय सैक इज टेकन बाय द ब्लड इन द एल्वेलॉयर ब्लड वेसल्स, राइट, ठीक है, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे हमारी बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर यानी कि सेल्स के लिए, राइट, टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब क्या होगा, और ये जो ब्रीथिंग साइकिल है ना वो चलती ही रहती है, चलती रहती है, यानी कि अभी भी हम बोलते टाइम पे कितने बार हमने ब्रीथिंग किया, ऑक्सीजन लेना, CO2 वापस करना, ऑक्सीजन लेना, CO2 वापस करना, राइट, हमने ये सारी प्रोसेस अभी कर रहे हैं। सो इस साइकिल में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेम ऐसे कि हमारे पास अभी हम पेन से लिख रहे हैं और जब तक पेन की रिफिल खत्म होने वाली होती है हम मार्केट से एक पेन और बाय करके ले आते हैं, बट ये तो नहीं कि मैं अभी लिख रही हूँ, मैं नोट्स बना रही हूँ, होमवर्क कर रही हूँ, मैं स्कूल में हूँ और पेन खत्म हो गया, राइट, यानी कि पेन की इंक खत्म हो गई। अब उस टाइम पे क्या करोगे, इसका मतलब तो फंस गए, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब आपके पास जब वो पेन खत्म की इंक खत्म होने वाली होती है तो आप दूसरा पेन परचेज करके रखते हो, राइट। सेम उसी तरह से हमारी बॉडी भी बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे में चलती है, उसे भी हर चीज की नॉलेज होती है कि कब कोई चीज खत्म हो जाए, सो पहले ही सेव करके रखो चीजें। सो ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, राइट, O2, CO2, O2, CO2, सो जो लंग्स है वो ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि एक्स्ट्रा एयर वो ऑलरेडी स्टोर करके रखता है, सो दैट अगर जब भी देयर इज सफिशिएंट टाइम, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होने के लिए और CO2 का रिलीज होने के लिए। हमें तो ऐसा लगता है बहुत फास्ट हो रही है साइकिल, बट हमारे सेल्स को भी तो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ना। और सपोज ऐसा हो जाए कि अभी O2 एब्जॉर्ब हो रही है और CO2 रिलीज हो रही है, हमें नहीं पता चलेगा बट हमारे सेल्स को पता चल जाएगा ये प्रोसेस थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, यानी कि टाइम टेक हो रहा है, और जैसे ही टाइम लिया हमें तो सांस लेने के यानी कि ऑक्सीजन लेने में ब्रीथिंग इशू हो जाएगा। सो उसी वजह से जो लंग्स है वो रेसिडुअल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर रखता है, सो इजीली उस टाइम पे ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और CO2 रिलीज हो जाए फ्रॉम दी बॉडी। आई होप अभी तक क्लियर। अब हमने ब्रीथिंग साइकिल के बारे में पढ़ा, जैसे ही जो बॉडी साइज होता है एनिमल्स का वो इंक्रीज हो जाता है तो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता हमारे ह्यूमंस और जो एनिमल्स होते हैं बड़े बड़े साइज के, क्योंकि अगर हमने एक प्रोसेस यानी कि O2 लिया, देन O2 को हमने नीचे तक यानी कि अपनी पूरी बॉडी में ट्रांसफर करवाना है, देन उसके बाद CO2 रिलीज करवाना है, तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी के लिए, जिनका बॉडी साइज बड़ा होता है, वो सफिशिएंट नहीं होता थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इंक्रीजेस, allowing the diffusion pressure alone to take care of reaching oxygen to all the parts of body is less efficient, यानी कि वो अब हमारे डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं हो सकता। जबकि फिर क्या होगा, फिर कौन लेके जाएगा, कौन ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट करवाएगा? इंस्टेड इन एनिमल्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है जो कि ऑक्सीजन को लंग्स से देन कैरी करती है टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट, और उनको रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स लेकर जाती है ऑक्सीजन को, कहां पर, जहां पर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, उन सेल्स और टिश्यूज के पास जहां पे लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, राइट। कौन लेके जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स लेके जाती है। अब इन ह्यूमन बीइंग जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, जिसके पास बहुत ही हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, और जो पिगमेंट होती है इज प्रेजेंट इन RBCs, दैट इज रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स या रेड ब्लड सेल्स। देन उसके बाद जो CO2 होती है ना वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, सो जब भी ये ट्रांसपोर्ट करती है तो ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट करती है। CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड हेंस इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड, dissolved form from in our blood,
राइट। तो डिसॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट करती है। आप सोचो इतने ज्यादा नोट्स है और ये क्या एक एक लाइन आप लिखने बैठोगे? और अगर लिख भी रहे हो तो क्या आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, या टाइम आपका मैनेज हो पाएगा इन सारी चीजों के अंदर? क्योंकि स्कूल से आ रहे हो, देन उसके बाद होमवर्क भी करना है, याद भी करना है, रिवीजन भी करना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, राइट। तो दिस इज एन एरा ऑफ एआई ना। सो हम ये प्रोसेस को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। सो माय पर्सनल फेवरेट एआई ऐप इज ज़ू एआई ऐप, जिसमें आपको हर एक चीज बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे के साथ मिलेगी। चाहे आपको डाउट्स क्लियर करने हो, फ्लैश कार्ड्स चाहिए हो, या कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, या कोई भी छोटू मोटू डाउट हो, या बड़े से बड़ा क्यों ना डाउट हो, वो आपको इन सेकेंड्स क्लियर करवा देगा। वो भी सिर्फ क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर करवाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक कि वो फंक्शन कैसे करता है लाइक अ बॉडी, जिसमें फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इंस्टेंट रिएक्शंस चाहिए होते हैं। सबसे पहले मैंने ज़ू एआई ऐप को ओपन किया है, ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ और ऑलरेडी क्लास 10th मेंशन कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने साइंस पर क्लिक करा। जैसे ही मैंने साइंस पर क्लिक करा, मेरे पास बहुत सारा ऑप्शंस आ चुका है, इंटरफेस खुल चुका है, जिसमें डाउट्स है, फ्लैश कार्ड्स है, होमवर्क है, स्टडी मटेरियल है, क्विज है, या कोई भी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट, आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। सपोज मैं क्लियर डाउट्स पे क्लिक करती हूँ, और जैसे ही मैंने क्लियर डाउट्स पे क्लिक किया, मैंने यही वाला चैप्टर खोला, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, और कंटिन्यू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ नोट्स चाहिए किस चीज के, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नोट्स, ठीक है। और मैं क्या कर देती हूँ, क्लिक कर देती हूँ, और इसको कमांड दे रही हूँ, भैया फटाफट मेरे को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के नोट्स प्रोवाइड करो। और ये बोलता है हाँ जी श्योर, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसने फंक्शन बताया है कि क्या फंक्शन होता है प्राइमरी फंक्शन, क्या पाथवे हम लेके जा रहे हैं, और ये आपको हर एक चीज के अंदर बहुत ही अच्छे से नोट्स बना के देगा, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में आंसर प्रोवाइड करता है। और देखो, इसने हर एक चीज वॉल्यूम के बारे में बताया, और एक्स्ट्रा भी बता रहा है इस चीज में कि आपको अगर थोड़ा बहुत, और ऑब्वियसली हमें हाई स्कोर करना है, तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। तो इसने पूरी चीज अच्छे से आपको डिस्कस करिए, मेंशन करवाइए। और सपोज अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए क्विज अबाउट और रिगार्डिंग दिस, क्विज रिलेटेड टू दिस, ठीक है, या क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं, तो ये आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेगा। सो इसने बोला लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमंस रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन भी लिख रहा है, थर्ड क्वेश्चन भी। सो इसका मतलब नोट्स पढ़ो और उसी नोट से आपको क्विज भी प्ले करो, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा 100% क्लियर हो जाए। सो हुआ ना, दिस इज द बेस्ट स्टडी मटेरियल और बेस्ट स्टडी कंपेनियन फॉर योर स्टडीज। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, so do subscribe to this channel, and thank you.